Guys, today I'm going to discuss an IELTS essay which is related to factory farming and intensive farming. Guys, this is long video as it consists of all the unique points with their relative example which will make your essay perfect. Points are explained in such a way that will help you to achieve 9 bands in this essay. Okay? So let's get started. Here I had taken the topic. Many people support the development of agriculture such as factory farming, intensive farming and creation of new fruits and वेजिटेबल। ठीक है, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं जो डेवलपमेंट हुई है एग्रीकल्चर की फील्ड में, चाहे वो फैक्ट्री फार्मिंग का केस लगा लो, चाहे वो इंटेंसिव फार्मिंग का केस लगा लो, या फिर जो क्रिएशन हुई है नए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। फैक्ट्री फार्मिंग वो होती है जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को, लाइक काउस, शीप, पिग्स एंड हैंस, बहुत ही बड़े लेवल पे उन्हें रखते हैं और उनसे हम प्रोडक्ट गेन करते हैं जैसे कि मीट, एग, मिल्क, फर, लेदर और वूल। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स गेन करने के लिए हम उन्हें रखते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग होती है जो एडवांस टूल की मदद से और बहुत सारे केमिकल्स को इस्तेमाल करके होती है। और क्रिएशन ऑफ न्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे आजकल बहुत सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जो हाइब्रिड है, जैसे ऑरेंज कलर का नींबू भी मिलता है जिसे हम ऑरेंज की तरह खाते हैं। और गाजरें जो हम पहले खाते थे वो रेडिश कलर की थी लेकिन अब वो ऑरेंज कलर की आती है। ठीक है, कैप्सिकम के बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो ये सब लोग हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो लैब में बनाए गए हैं और बाद में उगाए गए हैं। ठीक है, तो कई लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं और अदर हाउएवर अपोज दिस आइडिया, कई और बहुत सारे लोग इसे अपोज भी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पॉइंट्स रिलेटेड टू एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। जो एडवांसमेंट हुई है एग्रीकल्चर में उससे हमें क्या मदद मिल रही है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। इससे बहुत ज़्यादा हमारी जील्ड बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ी है जिससे हम भुखमरी से लड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बिकम मोर इकोनॉमिकल एंड ईजियर। बहुत ज़्यादा सस्ता और सुखाला भी हो गया है, बहुत ईजिली हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है, इससे क्या हुआ है, इंक्रीज इकोनॉमी ऑफ नेशन। इससे मतलब ये पॉइंट इसके साथ रिलेट हो जा रहा है कि मतलब देश की इकोनॉमी में भी बढ़त हुई है इसकी वजह से। और थर्ड पॉइंट है वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। बहुत ही प्रकार के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। सो नाउ प्रोसीडिंग फॉर इट्स ड्रॉबैक। फर्स्ट वन इज इरिवोकेबल डैमेज टू एनवायरनमेंट। बहुत इरिवोकेबल का मतलब है कि इरिवर्सिबल। ठीक है, जो डैमेज किया जा रहा है वो उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसे फिक्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा डैमेज हो रहा है। सेकंड पॉइंट है पीपल्स हेल्थ गेट अफेक्टेड। लोगों की हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, जो बहुत सारी खादें, बहुत सारे केमिकल्स स्प्रेज की जाती है फसलों को ताकि उनकी बढ़त, उनका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, उसके लिए हम बहुत सारे ये केमिकल्स यूज़ करते हैं और इनडायरेक्टली जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ चलता पॉइंट है अनएथिकल प्रैक्टिस, फार्मिंग प्रैक्टिस। बहुत ही गलत तरीके से, जैसे वो इंजेक्शंस लगाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ताकि वो ज़्यादा बड़े हो जाए, रातों रात वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। और ड्रॉबैक्स ऑफ फैक्ट्री फार्मिंग, पहले हो गई थी इंटेंसिव फार्मिंग की बात, अब हम फैक्ट्री फार्मिंग की बात करें, उसके मेरे हिसाब से सारे ड्रॉबैक्स ही हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनिमल डिसीज। एनिमल की डिसीजेस फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जैसे जो इतने सारे एनिमल्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, और एक एनिमल को भी कोई बीमारी होगी ना तो वो दूसरे में फैल जाएगी। और बाद में जब हम उन्हें कंज्यूम करेंगे, इन उनका कोई प्रोडक्ट लेंगे जैसे मीट लेंगे तो वो हमें भी हो जाएगी। जैसे रिसेंटली एग्जांपल थी कोरोना वायरस की, उन्होंने चमगादड़ खाए थे वो चीन वालों ने, और उनसे वो अब मतलब वो इनहेल होगी ह्यूमंस में भी। ठीक है, इससे सेकंड पॉइंट है कि एनिमल्स क्रुएलिटी भी बढ़ती है। बहुत ज़्यादा उन पे अत्याचार होता है, उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं दी जाती कि वो मूवमेंट भी उनकी हो पाए। इतने ज़्यादा उन्हें धकेला होता है, इकट्ठे-इकट्ठे बेचारे होते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या दी जाती है, स्पेशल डाइट्स दी जाती हैं ताकि वो फूलना शुरू करें, ਵਧेंगे, फूलेंगे और फिर वो हमें इनडायरेक्टली वो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे पाएँगे। ठीक है, उनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, मतलब उन्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं जैसे काउस को की जाता है कि वो दूध देना शुरू कर दें बिना प्रेगनेंसी के ही। ठीक है,
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट इज आल्सो गेट अफेक्टेड, इससे एनवायरनमेंट ही अफेक्ट हो रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। Several individuals advocate using factory farming, intensive farming, genetic modification of crops. ओके, यहाँ पे एडवोकेट का मतलब जैसे हम कोर्ट में जाते हैं और अपना वकील करते हैं अपने पक्ष को सामने रखने के लिए, तो ऐसे ही एडवोकेट का यहाँ पे मतलब है कि फेवर कर रहे हैं इस चीज को कि फैक्ट्री फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। However, other does not support this idea. कुछ ऐसे भी हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। Although there are several benefits of factory farming, its drawbacks far outweigh its benefit. हालांकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं फैक्ट्री फार्मिंग के, पर जो इसकी ड्रॉबैक्स हैं वो इससे भी ज्यादा है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए आई सपोर्ट द लेटर व्यू, मैं दूसरे व्यू को सपोर्ट करता हूँ जो इस फैक्ट्री फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप के खिलाफ है, ठीक है। On the one hand, there is no gainsaying the fact that advancement in the field of agriculture has offered us a lot of benefits. इसमें कोई शक नहीं है, देर इज नो gainsaying the fact का मतलब है इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये अनडिनाइबल फैक्ट है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये तो ये नई स्टार्टिंग है और ऊपर से इसमें वोकेबलरी भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में जो एडवांसमेंट हुई है उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। फर्स्ट है, इट हैज़ हेल्प अस टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, इससे हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ी है। अ लार्ज पॉपुलेशन सफर फ्रॉम स्टारवेशन अर्लियर, बहुत सारा हिस्सा जो था पॉपुलेशन का वो पहले भुखमरी से सफर कर रहा था, बट नाउ वी आर एबल टू हैव हाई यील्ड विच इज विच इज हेल्पिंग अस टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब क्या हो रहा है कि अब जब इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है तो इससे हमें हाई यील्ड मिलती है, हाई प्रोडक्शन मिलती है क्रॉप की, तो उससे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड मीट्स हो रही है, ठीक है। With this, food has become cheaper and affordable even for the people who are belong to impoverishment background. जो फूड है, जब भी कोई चीज की हाई क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है तो वो कोई भी चीज वो सस्ती हो जाती है और अफोर्डेबल हो जाती है। इसी तरह से फूड भी चीप और अफोर्डेबल हो चुका है, और वो उसे अफोर्ड भी कर सकती है वो भी लोग जो पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। फॉर इंस्टेंट, अ सर्वे रिवील दैट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू an average American was spending 40% of its income on food. पहले मतलब वर्ल्ड वार टू के दौरान एवरेज अमेरिकन जो था वो 40% अपने इनकम का फूड बाय करने में स्पेंड करता था। एज कंपेयर टू दैट, टुडे अमेरिकन पीपल स्पेंड ओनली 10% ऑफ देयर इनकम एज फूड फूड प्राइस हैज ड्रॉप्ड। जब से फूड प्राइस ड्रॉप हुए हैं और मतलब एवरेज अमेरिकन अब जो है वो सिर्फ 10 गुना ही स्पेंड करता है, 10% ही स्पेंड करता है फूड को बाय करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कम हुआ है उनका स्पेंडिंग इन टू गेट फूड, ठीक है। इन एडिशन, एग्रीकल्चर हैज बिकम मोर इकोनॉमिकल एंड easier than earlier with the help of एडवांस टूल जो आए हैं मार्केट में, जैसे रोटावेटर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, हार्वेस्टिंग कंबाइंस होगी, और भी जितने भी ज्यादा एडवांसिंग टूल्स है, इससे बहुत ही इजियर सुखाला हो गया है और इकोनॉमिकल हो गया है। थोड़ा मतलब पैसे भी कम लगते हैं अब इसमें, ठीक है। अर्लियर अ लॉट ऑफ लेबर वर हायर टू डू वेरियस जॉब्स अराउंड द फॉर्म, बहुत सारे लेबर को हायर किया जाता था पहले और फार्म्स में जॉब करने के लिए। जैसे पहले जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था और सारा गांव का गांव लग जाता था काम पे, और कभी एक एक की फसल काटता था कभी दूसरे की, तो वो काफी टाइम लग जाता था उन्हें। लेकिन आज जब कंबाइन का जमाना है तो वो एक ही दिन में 6-7 एकड़ की जमीन को कंबाइन की के थ्रू हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। However, nowadays these advanced tool help farmer to do job with only 1 or 2 people. आजकल क्या हो रहा है कि जो एडवांस टूल है हमारे पास, जैसे हार्वेस्टिंग कंबाइन नहीं होगी तो उससे क्या होता है, ओनली 1 या 2 पर्सन लगते हैं उसमें, एक चलाने के लिए लगता है, एक ट्रैक्टर ट्राली को आगे पीछे करने के लिए लगता है। तो मतलब बहुत ही कम पीपल लगते हैं और वो काम भी हो जाता है, ठीक है। आल्सो दिस इज आल्सो इंक्रीज इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ नेशन, इसकी वजह से नेशन की इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुई है। इंटेंसिव फार्मिंग इनडायरेक्टली
increase the employment opportunity as more experts are hired to make these advanced tool for transportation of yield. क्या हो रहा है कि इनडायरेक्टली इंटेंसिव फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स लगते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे टूल्स को डिज़ाइन करें और मार्केट में लाएं। और फिर अगर जब ट्रांसपोर्ट भी करनी होती है यील्ड को वन प्लेस से दूसरी प्लेस में, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें काम करने की, ठीक है। व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज, इट इंक्रीज द नेशन इकोनॉमी। जब ठीक है, जब क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी तो एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉप को ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ पे वो क्रॉप नहीं मिलती है। जैसे इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है बाहरली कंट्रियों को वीट और राइस को, ठीक है। तो उसके उससे क्या होता है, फॉरेन फ्लो आता है कंट्री में, ठीक है। करेंसी का फ्लो आता है कंट्री में, तो कंट्री की इकोनॉमी की इंक्रीज होती है, ठीक है। मोर ओवर, with the help of genetic modification, new varieties of fruit एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। जब से जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट आया है, उससे क्या हो रहा है कि नई नई वैरायटीज हम फ्रूट्स और वेजिटेबल की ग्रोन कर पा रहे हैं। जैसे कि यूरोपियन साइंटिस्ट ऐड फिश जीन्स टू टोमेटो जीन्स एंड दिस हैज मेड टोमेटो फ्रोजन रेजिस्टेंट। पहले क्या होता था कि यूरोप में जो टोमेटो की फसल होती थी वो खराब हो जाती थी जब वहां पे स्नोफॉल होता था, ठीक है। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प से क्या किया, फिश के कुछ ऐसे जीन निकाले जो फ्रोजन रेजिस्टेंस हो। फ्रोजन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी से बचाव करते हो, ठीक है। जीन मतलब डीएनए, कुछ हिस्सा, उसका डीएनए का हिस्सा निकाला और वो टोमेटो के जीन्स के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब अब जो टोमेटो वहां पे उगते हैं, वो फ्रोजन रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब कि उन पे स्नोफॉल का कोई असर नहीं होता है, वो खराब नहीं होते हैं जल्दी, ठीक है। सिमिलरली, नट प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड एंड ऐड टू सोयाबीन टू एनहांस इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही डीएनए का कुछ ऐसा हिस्सा जो नट प्रोटीन का हो, उसे भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सोयाबीन के प्रोटीन में डाल दिया जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो सोयाबीन की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब होगा, दिस मीन नाउ we can get food which is more nutritious and resistant to pests, insects, weather and other factor। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो हमें फूड मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। और साथ में उन्हें कोई पेस्ट, कोई भी उन्हें कीड़ मकोड़े नहीं लगेंगे, कोई वेदर का उन पे असर नहीं होगा, और कोई भी और भी फैक्टर हो उसका इतना ज्यादा असर नहीं होगा उन पे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, ऑन द अदर हैंड की जगह पे मैंने यहाँ पे हैविंग सेड दैट लिखा है, इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। हैविंग सेड दैट इंटेंसिव फार्मिंग इज कॉजिंग अ इररिवर्सिबल डैमेज टू एनवायरनमेंट। जो इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है उसकी वजह से कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे जिसे बदला नहीं जा सकता है, जो फिक्स नहीं किया जा सकता। Thus, farmers are using extensive amount of agrochemical, which includes fertilizer, pesticides, herbicides, insecticides, ठीक है। जो एक्सटेंसिव फार्मिंग को करने के लिए एग्रोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड। फर्टिलाइजर जमीन की उपजाऊ बढ़ाने के लिए, जैसे यूरिया खाद वगैरह आती है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए, हर्बिसाइड्स जो साथ क्रॉप के साथ में कोई ऐसी जड़ी बूटी उग जाती है उसे मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड कोई भी कीड़े मकोड़े हों वहां पे उसे मारने के लिए, इतने सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट वास्ट एरिया मतलब बहुत ज्यादा एरिया ऑफ लैंड आर बिकमिंग डिसर्टिफाइड एंड इनफर्टाइल। इससे क्या हो रहा है कि जो बहुत ज्यादा एरिया है ऑफ लैंड है, कि मतलब वो डिजस्टिफाई हो रहा है, मतलब वो उपजाऊ नहीं रह रहा है, ठीक है। उसकी जो खुद की क्षमता है वो खत्म हो रही है कोई भी चीज उगाने के लिए, ठीक है। वो इनफर्टाइल हो जा रहा है, ठीक है। आल्सो इन ऑर्डर टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप, पहले मैंने जैसे बताया कि पहले एक साल में दो फसलें उगती थी, लेकिन आज 3 से 4 उगती हैं। क्या हो रहा है, आल्सो इन ऑर्डर टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स, डिफोरेस्टेशन इज परफॉर्म्ड, ताकि वो उन्हें लैंड मिले और वो ज्यादा से ज्यादा फसलें उगा पाए, इसलिए वो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को भी समाप्त कर रहे हैं। दिस इज डिक्रीजिंग द बायोडाइवर्सिटी विद ईच पासिंग डे, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है।
क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे प्लांट्स एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं वो खत्म हो रही हैं। ठीक है। तो हर एक दिन लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को खत्म करते हैं ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जाए और ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग की जाए। ठीक है। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज लीडिंग टू एनहेलेशन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फना। ठीक है। इसकी वजह से क्या, जो डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल हैबिटेट काफी एनिमल्स और प्लांट्स का, उसे हम खराब कर रहे हैं। एनहिलेशन मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है। फ्लोरा एंड फना मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स। सम स्पीसीज हैव ऑलरेडी गॉन एक्सटिंक्ट। बहुत सारी स्पीसीज है जो पहले ही खत्म हो चुकी हैं, जो अब आ ही नहीं सकती हैं। एंड मैनी आर अदर्स आर ऑन द वर्ग ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत ज्यादा बॉर्डर लाइन पे है एक्सटिंक्शन होने की। ठीक है। Furthermore, it also has some serious repercussion for the for people's health. Serious repercussion का मतलब है serious problem। ठीक है। It also has some serious problem for people's health। लोगों की हेल्थ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। To get higher yield, chemicals are being used in extensive manner। बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स यूज किए जाते हैं ताकि हम ज़्यादा यील्ड निकाल पाए, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए क्रॉप्स की। दे गेट अब्जॉर्ब्ड इन सॉइल एंड वाटर टेबल। वो क्या, केमिकल्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल और वाटर टेबल पे। फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसफर टू क्रॉप। वहां से क्या होता है, वो क्रॉप में ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड देन कंज्यूम्ड बाय पीपल। और उन्हीं केमिकल्स को फिर हम केमिकल फूड जब क्रॉप को लेते हैं तो वो केमिकल्स हमारे बीच में भी आ जाते हैं। ठीक है। दीज केमिकल्स आर फाउंड टू बी कार्सोजेनिक। जो ये केमिकल्स होते हैं वो पता लगा है कि वो कार्सोजेनिक है, कैंसर कोज करते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और सारा पीपल्स की हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है इनका। ऑन टॉप ऑफ दैट, उससे भी ऊपर क्या हो रहा है कि अनएथिकल फार्मिंग प्रैक्टिस की जा रही है, आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अनएथिकल प्रैक्टिस भी की जा रही है, जैसे कि दे यूज ग्रोथ हार्मोन स्पेशली इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है। वो ग्रोथ हार्मोन का यूज करते हैं, उनके इंजेक्शन लगाते हैं। रात को छोटा सा होता है कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल, उन्हें इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सुबह सुबह वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो नेचुरली नहीं बढ़ता है, वो ग्रोथ हार्मोन हमने उसे दिया तब वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिस है। ठीक है। दीज ग्रोथ हार्मोन्स आर हैविंग डेलीटीरियस इफेक्ट। बहुत ही खतरनाक इफेक्ट है इसके, विच हैज बीन प्रूवन बाय द स्टडी। एक स्टडी ने ये प्रूवन किया हुआ है कि इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है व्हेन कंज्यूम्ड बाय पीपल। जब भी ऐसे केमिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। देयर बाय इंटेंसिव फार्मिंग इज लीडिंग अस टू severe ramification that not only affect biodiversity but also humanity। यहाँ पे सीवियर रैमिफिकेशन का मतलब भी सीरियस रिपरकशन है, मतलब कि सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम्स लेके आ रही है, बहुत खराब वाली प्रॉब्लम्स लेके आ रही है, ना अकेले बायोडाइवर्सिटी को ही नहीं, ह्यूमैनिटी को भी। अकेले एनिमल्स और प्लांट्स को ही नहीं, ह्यूमन बींग्स को भी। ठीक है। सॉरी। मूविंग टुवर्ड्स द ड्रॉबैक्स ऑफ फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग के अब हम ड्रॉबैक्स देखेंगे। फर्स्ट, इट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनिमल्स डिसीज म्यूटेटेड टू ह्यूमन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे एनिमल्स वहाँ एक ही जगह पे रखे होते हैं, अगर एक को कोई बीमारी होगी तो वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे में भी। और जब हम उन्हें कंज्यूम करेंगे, उनका कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो वो हम में भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज मैड काउ डिसीज विच इज अनट्रीटेबल। ऐसे मतलब ऐसे बीमारी मतलब काउस को हुई होती है मैड काउ डिसीज, जो कि ट्रीट नहीं की जाती है। ठीक है। इससे बंदा मेरे ख्याल मेंटल हो जाता है। तो वो जो काउस को होती है, जब वो हम उनका प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर मुस्लिम्स लोग ज्यादातर उनका मीट भी खाते हैं, तो वो उन्हें भी हो सकता है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट गिव बर्थ टू एनिमल क्रुएलिटी। ये बर्थ देता है एनिमल को क्रुएलिटी, एनिमल पे अत्याचार का। ठीक है। इन फैक्ट्री फार्मिंग एनिमल्स आर केप्ट इनसाइड वेरी कन्फाइंड स्पेसिस। कन्फाइंड स्पेसिस मतलब बहुत ही थोड़ी सी स्पेस दी जाती है उन्हें। वैन इवन वेयर इवन देयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पे वो एक मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं, इतनी छोटी सी स्पेस उन्हें दी जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट मोल्टिंग टेक्निक इज यूज्ड
यूज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। मोल्टिंग टेक्निक्स वो होती हैं कि मतलब उन्हें डार्क एरिया में रखा जाता है ताकि उनमें एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस होए वो जो उन्हें रोज एग लेने में मदद करे, ले करने में मदद करे, ठीक है। तो to increase the stress level among adult hens, they are kept in dark places without food and water so that to produce particular hormone that will help them to lay eggs every day। वैसे जो हैंड्स का मतलब अडल्ट हैंड का वो टाइम पीरियड होता है कि वो 3 से 4 दिन बाद एग ले करती है। लेकिन जब वो मोल्टिंग टेक्निक उन पे अपनाई जाती है, उन्हें उनके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उन्हें डार्क प्लेस में रखेंगे तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, जिससे कि एक हार्मोन पर्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो कि उन्हें हर रोज एग ले करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स भी, ये एक एनिमल के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वहां पे। ऑन आउट ऑफ दीज हैन, जो हैन पे ये मोल्टिंग टेक्निक्स अपनाई जाती है, 10% आर नॉट एबल टू सर्वाइव, उनमें से 10% तो जीते ही नहीं है, मर जाते हैं। सिमिलरली टू इंक्रीज मीट प्रोडक्शन, मीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करा जाता है, स्पेशल डाइट इज गिवन टू द चिकन, चिकन को स्पेशल डाइट दी जाती है दैट विल मेक देम ग्रो ओवरवेट, उन्हें वो ओवरवेट होने में मदद करती है, विच रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट एंड इवेंचुअली दे डाइट विदाउट फूड। जब वो ज्यादा मोटे हो जाते हैं ना, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो उनका एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहाँ पे उन्हें फूड और मिलता है खाना, फूड और पानी मिलता है, ठीक है। वो वहां तक भी इतने मोटे हो जाते हैं कि उन्हें वहां पर चलने तक की प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या होता है कि वो बिना फूड और पानी के ही मर जाते हैं, इतना ज्यादा उन पे अत्याचार हो रहा है। आल्सो artificial insemination of cow is done to get them in pregnant in order to produce milk, ठीक है। आर्टिफिशियल, जैसे मैंने पहले बताया कि काउस को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो मिल्क की प्रोडक्शन करे, ठीक है। और वो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं। तो जो काउस मिल्क की प्रोडक्शन नहीं करती है तो उन्हें ये इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस करे और हम आगे उन्हें बिजनेस करने में हेल्प हो। अल्टीमेटली ये हमारी हेल्थ को ही अफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो दूध को कुछ भी अच्छा नहीं होता है हमारी सेहत के लिए। लाइकवाइज it is observed that 6 kilogram of protein is fed to chicken in order to get 1 किलोग्राम ऑफ चिकन, ठीक है। जो ये हैन का मैंने बताया ना, उन्हें स्पेशल डाइट दी जाती है, जो उसी के साथ एग्जांपल लग सकती है कि 6 किलोग्राम उन्हें प्रोटीन दिया जाता है चिकन्स को, तो उन्हें हम मिलता हमें क्या है, सिर्फ 1 किलोग्राम मीट, ठीक है, 1 किलोग्राम चिकन मिलता है। अगर हम 6 किलोग्राम, उनकी स्पेशल जो डाइट होती है उस वो क्या होती है कि 6 किलोग्राम का उन्हें दिया जाता है ताकि वो मोटे हों और आगे उन्हें बेचा जाए, तो वो मिलता तो सारा 1 किलोग्राम ही है। इफ वी सी, अगर हम देखें अराउंड द वर्ल्ड, 1 बिलियन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अनएबल टू गेट फूड। एक 1 बिलियन ऐसी पॉपुलेशन है, हमारी 7.9 पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड की, उसमें से 1 बिलियन ऐसी पॉपुलेशन है जिन्हें रोज खाना भी नहीं मिलता है, भुखमरी से मर रहे हैं। Therefore, it is wastage resources as well as harmful for the environment and animal। इससे क्या हो रहा है कि एक तो वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की, कि 6 किलोग्राम उन्हें प्रोटीन दिया जा रहा है 1 किलोग्राम लेने के लिए, तो वो वेस्टेज ही हो रहा है। अगर वही 6 किलोग्राम में से अगर हम ये सोचे कि हम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन भुखमारी भुख मतलब भूखे सोते हैं, अगर उन्हें दी जाए तो वो बेटर नहीं होगा। तो क्या हो रहा है कि ये हार्मफुल इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे भी और एनिमल्स पे भी, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। बिसाइड्स इसके अलावा क्या है, एनवायरनमेंट इज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है। एनवायरनमेंट पे भी असर हो रहा है। एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल इंक्रीज मिथेन गैस को इंक्रीज करता है। एक्सक्रीशन जब वो होता है उनका एनिमल्स का, उसमें से मिथेन गैस निकलती है, ठीक है। तो वो क्या एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें से जो ये मिथेन गैस ऐसी गैस है जो 30% लोंगर रह सकती है एनवायरनमेंट में, और वो डैमेज करती है एनवायरनमेंट को, ठीक है। देखिए, एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल इंक्रीज मीथेन गैस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में मीथेन गैस की क्वांटिटी बढ़ गई, विच लास्ट 30% लोंगर एज कम्पेयर टू अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह जो भी है, उनसे ज्यादा ये मीथेन गैस एनवायरनमेंट पे 30% ज्यादा देर तक रह सकती है। एंड अल्टीमेटली दिस इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारे नुकसान हैं जो
फार्मिंग फैक्टर के हैं। ठीक है, टू रिकैपिचुलेट, अब टू कंक्लूड हम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल्स को रखा जाता है, आर क्रिएटेड व्हेन विच हैव बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। बट द नंबर ऑफ डीमेरिट्स आउटवेट द मेरिट्स, जो उसके डीमेरिट्स का नंबर है वो उससे भी ज्यादा है, आउट नंबर करता है, आउटशाइन करता है उसकी मेरिट से। हेंस फैक्ट्री फार्मिंग शुड बी डिसकंटिन्यू, मेरे हिसाब से फैक्ट्री फार्मिंग को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई रियली होप कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।